दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जहां एक खुशहाल परिवार की जिंदगी अचानक एक ऐसी घटना की वजह से बदल जाती है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहानी शुरू होती है राजा राम से, जो अपनी पत्नी नीला बेनी और अपनी छोटी बेटी लीला के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। राजा राम अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और हमेशा चाहता है कि लीला जिंदगी में कभी कमजोर महसूस न करे। राजा राम का एक छोटा भाई बालू भी होता है, जो एक मेडिकल शॉप चलाता है और अपने परिवार के काफी करीब होता है। एक दिन लीला अपने घर के पास कुछ बच्चों के साथ खेल रही होती है। खेलते समय कुछ बच्चे उसे परेशान करते हैं और धक्का दे देते हैं। लीला रोते हुए घर आती है। अपनी बेटी को इस तरह देखकर राजा राम को बहुत बुरा लगता है। वह सोचता है कि अगर आज लीला छोटी छोटी बातों से डर जाएगी तो आगे जिंदगी की बड़ी मुश्किलों का सामना कैसे करेगी। इसलिए राजा राम फैसला करता है कि वह अपनी बेटी को मजबूत बनाएगा और उसे कराटे सिखाना शुरू करता है। धीरे धीरे लीला मेहनत करती है और कराटे में अच्छी बन जाती है। कुछ समय बाद वह एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेती है, लेकिन अपने पहले ही मुकाबले में लीला हार जाती है। हार के बाद लीला काफी दुखी हो जाती है। उसे लगता है कि शायद वह कभी जीत नहीं पाएगी, लेकिन तभी राजा राम उसके पास आता है और उसे समझाता है कि जिंदगी में हारना गलत नहीं है, हार मान लेना गलत है। राजा राम उसे अपनी कहानी बताता है कि उसने भी अपनी जिंदगी का पहला टूर्नामेंट हारा था, लेकिन उसके बाद उसने मेहनत की और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने पिता की बातें सुनकर लीला के अंदर फिर से हिम्मत आती है और वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगती है। कुछ समय बाद एक दिन राजा राम अपने परिवार के साथ एक होटल में खाना खाने जाता है। वहां वह देखता है कि कुछ लोग एक लड़के को बुरी तरह पीट रहे हैं। बाकी लोग डर की वजह से सिर्फ देख रहे होते हैं, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। राजा राम यह देखकर चुप नहीं रह पाता। वह उन गुंडों से भिड़ जाता है और उस लड़के को बचा लेता है। बाद में लीला अपने पिता से पूछती है कि क्या वह लड़का उनका कोई अपना था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल दी। तब राजा राम उसे बताता है कि वह उस लड़के को जानता भी नहीं था, लेकिन जिंदगी में अगर कोई इंसान परेशानी में हो और हम उसकी मदद कर सकते हैं तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। राजा राम अपनी बहन की कहानी भी बताता है। वह कहता है कि एक वक्त उसकी बहन मुसीबत में थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और उसने अपनी बहन को हमेशा के लिए खो दिया। अगर उस समय कोई उसकी मदद के लिए आगे आया होता तो शायद कहानी कुछ और होती। इसी वजह से उसने अपनी बेटी का नाम भी अपनी बहन की याद में लीला रखा था। राजा राम की यह बात लीला के दिल में बस जाती है। उसे समझ आता है कि ताकत सिर्फ खुद की रक्षा करने के लिए नहीं होती, बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करने के लिए भी होती है। समय बीतता है और करीब 15 साल बाद लीला बड़ी हो चुकी होती है। अब वह पहले वाली कमजोर लड़की नहीं रहती, बल्कि एक मजबूत और आत्मविश्वास से भरी लड़की बन चुकी होती है। एक दिन कुछ गुंडे एक बूढ़ी औरत की जमीन छीनने की कोशिश करते हैं। वे जबरदस्ती उससे कागजों पर साइन करवाना चाहते हैं, लेकिन तभी लीला वहां पहुंच जाती है। उसे अपने पिता की सीख याद आती है और वह फैसला करती है कि वह चुप नहीं बैठेगी। लीला उन गुंडों का सामना करती है और अपनी कराटे की ताकत से सभी को हरा देती है। वह उस बूढ़ी औरत को बचा लेती है। जब ये बात घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसे समझाती है कि हर लड़ाई में कूद जाना सही नहीं होता, क्योंकि कभी कभी सामने वाला खतरा बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन लीला को लगता है कि अगर गलत देखकर भी इंसान चुप रहे तो ये भी गलत का साथ देने जैसा है। इसी बीच लीला अपने चाचा बालू से बात करती है। बातचीत के दौरान उसे एक ऐसी बात पता चलती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। बालू उसे बताता है कि उसके पिता राजा राम ने कराटे उसके नाना से सीखा था और वह बहुत बड़े कराटे फाइटर रह चुके हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई मुकाबले जीते, लेकिन सिर्फ एक मुकाबले में उन्हें हार मिली थी। लीला हैरान होकर पूछती है कि आखिर वह कौन था जिसने पापा को हराया। तब बालू बताता है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ नीला बेनी थी। ये सुनकर लीला हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसकी शांत रहने वाली माँ भी
एक बेहतरीन कराटे चैंपियन रह चुकी है। अब कहानी आगे बढ़ती है। लीला एक कंपनी में नौकरी करने लगती है। वह ऑफिस का काम संभालती है और खाली समय में बच्चों को कराटे भी सिखाती है। दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है वरुण की, जो एक बहुत बड़ा और ताकतवर बिजनेसमैन होता है। वरुण का काम माइनिंग से जुड़ा होता है। उसके लिए पैसा सबसे ज्यादा जरूरी था। उसकी वजह से कई जगह हादसे हुए, कई लोगों की जान गई, लेकिन उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक पत्रकार कार्तिक लंबे समय से वरुण के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। वह चाहता था कि वरुण का असली चेहरा दुनिया के सामने आए। इसी दौरान वरुण को एक ऐसे पहाड़ के बारे में पता चलता है जिसके नीचे बहुत कीमती खनिज मौजूद थे। उन खनिजों की कीमत करोड़ों अरबों में थी, लेकिन परेशानी यह थी कि अगर वहां गहराई तक खुदाई की जाती तो पूरा पहाड़ गिर सकता था और उसके आसपास रहने वाले हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। फिर भी वरुण इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता था। वह पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए वह कुछ बड़े लोगों से डील करता है, लेकिन इस डील को पूरा करने के लिए उसे बहुत बड़ी रकम पहुंचानी होती है। इसके लिए वरुण मदद लेता है इब्राहिम की। इब्राहिम एक बेहद खतरनाक आदमी था जो गैर कानूनी कामों में माहिर था। वह किसी को भी रास्ते से हटाने में पीछे नहीं हटता था। वरुण को पता चलता है कि पत्रकार कार्तिक उसके खिलाफ सबूत जमा कर रहा है, इसलिए वह कार्तिक को रास्ते से हटाने का फैसला करता है। इब्राहिम अपने लोगों के जरिए कार्तिक और उसके परिवार को खत्म करवा देता है ताकि सच कभी बाहर ना आ सके। अब दूसरी तरफ लीला की जिंदगी सामान्य चल रही थी। ऑफिस में उसका मैनेजर उसके करीब आने और गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लीला डरने वालों में से नहीं थी। वह अपने मैनेजर को सबक सिखा देती है, जिसके बाद ऑफिस में सभी लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगते हैं। उधर इब्राहिम पैसों की बड़ी डील पूरी करने जा रहा था। इस डील की सबसे जरूरी चीज थी एक 100 रुपए का नोट, जो आगे जाकर पूरी कहानी बदलने वाला था। लेकिन रास्ते में इब्राहिम का एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस उसे हॉस्पिटल पहुंचा देती है। जब वरुण को पता चलता है कि इब्राहिम पुलिस के पास है तो वह परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर इब्राहिम पकड़ा गया तो उसका पूरा प्लान खराब हो सकता था। वह अपने आदमियों को भेजता है ताकि इब्राहिम को वहां से निकाला जा सके, लेकिन पुलिस भी समझ जाती है कि इब्राहिम कोई आम आदमी नहीं है, इसलिए हॉस्पिटल की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। फिर भी इब्राहिम होश में आने के बाद अकेले ही वहां मौजूद लोगों पर हमला करता है और वहां से भाग निकलता है। अब पुलिस को भी समझ आ जाता है कि जिस इंसान से उनका सामना है वह बेहद खतरनाक है। आगे कहानी में वही 100 रुपए का नोट और लीला का परिवार एक ऐसी मुसीबत में फंसने वाले थे जहां से बचना आसान नहीं था। इब्राहिम हॉस्पिटल से भागने के बाद वरुण से संपर्क करता है। वरुण उसके लिए तुरंत एक प्राइवेट जेट का इंतजाम करवाता है ताकि वह जल्द से जल्द दुबई जाकर अपनी डील पूरी कर सके, लेकिन गोली लगने की वजह से इब्राहिम की हालत खराब होने लगती है। डॉक्टर उसे बताता है कि अगर समय पर दवा नहीं ली गई तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है और उसका पैर भी खराब हो सकता है। इसीलिए इब्राहिम के लिए दवा लाने की जिम्मेदारी एक आदमी टोबी को दी जाती है। टोबी हाल ही में जेल से बाहर आया था और पैसों की जरूरत की वजह से वह कृपाकरण की गैंग में शामिल होना चाहता था। कृपाकरण टोबी को दवाई लेने भेजता है और साथ में एक चाकू भी देता है ताकि अगर कोई परेशानी आए तो वह डरा कर काम निकाल सके। उसी समय लीला के चाचा किसी काम से बाहर गए होते हैं और मेडिकल शॉप संभालने के लिए लीला वहां मौजूद होती है। टोबी मेडिकल शॉप पहुंचता है और दवा मांगता है, लेकिन लीला उसे बताती है कि यह दवा बिना डॉक्टर की परमिशन के नहीं मिल सकती। तभी टोबी चाकू निकालकर उसे डराने की कोशिश करता है। पहले लीला को गुस्सा आता है, लेकिन उसे अपनी मां की बात याद आती है कि हर बात पर लड़ाई करना सही नहीं होता। इसलिए लीला बिना ज्यादा बात बढ़ाए उसे दवा दे देती है। टोबी दवा लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर लीला के गले की सोने की चैन पर पड़ती है। उसका लालच बढ़ जाता है और वह वापस आकर लीला से चैन मांगने लगता है, लेकिन इस बार लीला पीछे नहीं हटती।
जब टोबी जबरदस्ती करता है तो लीला उसका मुकाबला करती है और उसे बुरी तरह हरा देती है। आसपास के लोग वहां जमा हो जाते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस टोबी को गिरफ्तार करके ले जाती है। पुलिस स्टेशन में टोबी को पता चलता है कि पुलिस इब्राहिम की तलाश कर रही है और हर जगह उसकी फोटो भेजी जा रही है। टोबी मौका देखकर एक पुलिस वाले का फोन इस्तेमाल करता है और कृपाकरण को सारी बात बता देता है। वह बताता है कि वह दवाई लेने गया था, लेकिन एक लड़की से झगड़ा हो गया और अब वह पुलिस स्टेशन में है। यह सुनकर कृपाकरण डर जाता है, क्योंकि अगर टोबी ने पुलिस के सामने मुंह खोल दिया तो उनका पूरा प्लान खत्म हो सकता था। इसलिए वह लीला के बारे में जानकारी निकलवाता है। लेकिन यहाँ एक गलतफहमी हो जाती है। जब उसके आदमी को पता चलता है कि लीला के पिता कराटे मास्टर हैं, तो वह गलती से समझता है कि वह सिर्फ एक स्कूल हेड मास्टर हैं। उसे लगता है कि यह परिवार कोई बड़ा खतरा नहीं होगा। इसके बाद कृपाकरण अपने भाई शिवा और उसके लोगों को लीला के घर भेज देता है। दूसरी तरफ लीला की मां को पता चलता है कि लीला फिर किसी परेशानी में पड़ गई है, तो वह उससे नाराज होती है। राजा राम अपनी पत्नी को शांत करवाने की कोशिश करता है। तभी शिवा और उसके आदमी उनके घर में घुस आते हैं और हमला कर देते हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस परिवार को वह कमजोर समझ रहे थे, वहां हर इंसान कराटे में माहिर था। राजा राम, लीला और नीला बेनी मिलकर उन गुंडों का जबरदस्त मुकाबला करते हैं। इस लड़ाई में पहली बार लीला अपनी मां को असली फाइट करते हुए देखती है और उसे पता चलता है कि उसकी मां कितनी ताकतवर है। तीनों मिलकर सभी गुंडों को हरा देते हैं, लेकिन इसी दौरान गलती से एक गुंडे की मौत हो जाती है। अब परिवार डर जाता है, क्योंकि अगर यह मामला बाहर गया तो उल्टा वही लोग फंस सकते थे। इसलिए वे फैसला करते हैं कि जितने भी गुंडे आए हैं उनके सारे सबूत मिटाने होंगे। इसके बाद वह एक एक करके सभी गुंडों को खत्म कर देते हैं और उनकी लाशों को उसी गड्ढे में छुपा देते हैं, जिसे राजा राम ने पहले घर के पीछे खुदवाया था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस घटना के बाद उनकी मुसीबत खत्म नहीं, बल्कि और बड़ी होने वाली थी। दूसरी तरफ इब्राहिम के साथ एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। उसे पता चलता है कि उसका पर्स गायब हो गया है, जिसमें वही खास 100 रुपए का नोट रखा था, और वही नोट उसकी 1000 करोड़ की डील की सबसे जरूरी चीज था। काफी ढूंढने के बाद उसे समझ आता है कि गलती से उसका पर्स शिवा के पास चला गया है और शिवा का पर्स उसके पास आ गया है। यानी अब वह 100 रुपए का नोट शिवा के पास था। यह जानकर इब्राहिम परेशान हो जाता है, क्योंकि बिना उस नोट के पूरी डील रुक सकती थी। दूसरी तरफ कृपाकरण भी हैरान था, क्योंकि उसने जिन लोगों को लीला के घर भेजा था उनमें से कोई वापस नहीं आया था और उसका भाई शिवा भी गायब था। वह अपने लोगों को शिवा का पता लगाने के लिए भेजता है। जब वे लोग जांच करते हैं तो उन्हें शिवा की गाड़ी मिलती है, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद रास्ते में ही किसी ने शिवा को उठा लिया होगा। कृपाकरण को शक होता है कि शायद पुलिस ने उसके भाई को पकड़ लिया है, क्योंकि टोबी पुलिस स्टेशन में था। इसी बीच राजा राम और लीला पुलिस स्टेशन जाते हैं ताकि टोबी के खिलाफ की गई शिकायत वापस ले सके। लेकिन तभी इंस्पेक्टर को कृपाकरण का फोन आता है। वह इंस्पेक्टर को धमकी देता है और पूछता है कि उसने उसके भाई शिवा को कहां छुपाया है। दरअसल कृपाकरण ने इंस्पेक्टर की पत्नी और बच्चे को पकड़ लिया था और वह अपने भाई को छोड़ने के लिए दबाव बना रहा था। इंस्पेक्टर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि शिवा कहां है। दूसरी तरफ इब्राहिम को वरुण बताता है कि अब उसे खुद दुबई जाने की जरूरत नहीं है। एक आदमी आकर उससे वह 100 रुपए का नोट ले जाएगा और आगे की डील पूरी कर देगा। लेकिन इब्राहिम जानता था कि वह नोट उसके पास नहीं है। कृपाकरण उसे सच बताने की सलाह देता है, लेकिन इब्राहिम मना कर देता है। उसे डर था कि अगर वरुण को सच पता चला तो वह समझेगा कि उन्होंने पैसों के लालच में ऐसा किया है। अब इब्राहिम खुद उस नोट को ढूंढने निकल पड़ता है। वह जान चुका था कि शिवा और उसके आदमी आखिरी बार लीला के घर गए थे, इसलिए उसे शक होने लगता है कि इस पूरे मामले के पीछे वही परिवार हो सकता है। इसी बीच इब्राहिम एक पुलिस वाले से जानकारी निकालता है और उसे पता चलता है कि टोबी ने कुछ नहीं बताया था,
बल्कि राजा राम और लीला खुद केस वापस लेने आए थे। कराटे मास्टर शब्द सुनते ही इब्राहिम को समझ आ जाता है कि यह परिवार उतना सीधा नहीं है जितना सब सोच रहे थे। अब इब्राहिम सीधा राजा राम के घर पहुंच जाता है। जब नीला बेनी दरवाजा खोलती है तो इब्राहिम घर के अंदर आता है और घर का माहौल देखकर समझ जाता है कि यहां कुछ बड़ा हुआ है। उसे यकीन हो जाता है कि शिवा और उसके लोग इसी घर में आए थे और उनके साथ कुछ गलत हुआ है। नीला और उसकी मां भी समझ जाती हैं कि इब्राहिम उन्हीं लोगों का आदमी है। उन्हें लगता है कि शायद इसे पता होगा कि इंस्पेक्टर की पत्नी और बच्चे को कहां रखा गया है। इसके बाद वही पुराना तरीका अपनाया जाता है। घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए जाते हैं और टीवी की आवाज तेज कर दी जाती है। लेकिन इस बार सामने कोई आम गुंडा नहीं था। इब्राहिम खुद भी दरवाजा बंद करता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। अब मां बेटी और इब्राहिम के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू होता है। दोनों पूरी ताकत से लड़ती हैं, लेकिन इब्राहिम अकेला ही उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। उसी समय राजा राम रास्ते में होता है। तभी उसका पड़ोसी फोन करके बताता है कि उसके घर में टीवी की आवाज बहुत तेज आ रही है। यह सुनते ही राजा राम समझ जाता है कि जरूर घर में फिर कोई मुसीबत आ गई है। वह तुरंत वापस लौटता है और लड़ाई में शामिल हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इब्राहिम अभी भी तीनों का अकेले मुकाबला कर रहा था। तभी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। जिस चाचा को अब तक सभी एक सीधा साधा इंसान समझ रहे थे, असल में वह भी कराटे का जबरदस्त खिलाड़ी निकलता है। वह सही समय पर वहां पहुंच जाता है और इब्राहिम से मुकाबला शुरू कर देता है। अब पूरा परिवार मिलकर इब्राहिम पर भारी पड़ने लगता है। राजा राम, लीला, नीला बेनी और बालू चारों मिलकर इब्राहिम को आखिरकार हरा देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद वे उससे इंस्पेक्टर की पत्नी और बच्चे के बारे में पूछते हैं। पहले तो इब्राहिम कुछ नहीं बताना चाहता, लेकिन आखिर में उसे बताना पड़ता है कि उन्हें कहां रखा गया है। यह पता चलते ही राजा राम और लीला उन्हें बचाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कृपाकरण को भी धीरे धीरे सच्चाई पता चलने लगती है। उसे समझ आता है कि उसका भाई और उसके आदमी पुलिस के हाथ नहीं लगे, बल्कि राजा राम के परिवार ने ही उनका सामना किया था। अब उसे एहसास होता है कि वह जिस परिवार को कमजोर समझ रहा था, वह असल में बहुत खतरनाक निकला। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा राम और लीला कृपाकरण के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और वहां मौजूद सभी गुंडों से भिड़ जाते हैं। बाप बेटी की जोड़ी मिलकर एक एक करके सभी लोगों को हरा देती है। कृपाकरण भी उनके सामने टिक नहीं पाता। इसी दौरान लीला को एक कमरे में इंस्पेक्टर की पत्नी और उसका बच्चा मिल जाते हैं और वह दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल देती है। तभी वहां वह आदमी भी पहुंचता है जो 100 रुपए का नोट लेने आया था। उसे भी पकड़ लिया जाता है। अब कृपाकरण पूरी सच्चाई बता देता है कि असली खेल उस नोट का है। उसी नोट की वजह से करोड़ों की डील पूरी होने वाली थी। राजा राम और लीला को पता चलता है कि अगर यह डील पूरी हो गई तो पहाड़ की खुदाई होगी और वहां रहने वाले हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। लीला तुरंत फैसला करती है कि वह नोट वापस नहीं देगी। इसके बाद बालू गड्ढे से शिवा का पर्स निकालता है और उसमें वही 100 रुपए का नोट मिल जाता है। अब राजा राम और उसका परिवार समझ जाता है कि यह सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं है, बल्कि हजारों बेगुनाह लोगों की जिंदगी बचाने की लड़ाई है। इसी वजह से वे उस नोट को खत्म करने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ वरुण को भी पता चल जाता है कि उसकी पूरी डील खतरे में है। वह सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है और राजा राम और लीला को देखता है। शुरुआत में उनके साधारण चेहरे देखकर वह उन्हें हल्के में लेता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चल जाता है कि उसके इतने बड़े बड़े आदमियों को खत्म करने वाले वही लोग हैं। अब वरुण अपने आदमियों को राजा राम के घर भेजता है, लेकिन वहां नीला बेनी और बालू पहले से तैयार बैठे थे। जैसे ही गुंडे अंदर आते हैं, फिर से टीवी की आवाज तेज होती है और मुकाबला शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ राजा राम और लीला सीधे वरुण के पास पहुंच जाते हैं। वहां दोनों का वरुण से जबरदस्त मुकाबला होता है। वरुण भी बहुत ताकतवर था और शुरुआत में वह दोनों पर भारी पड़ता है,
लेकिन राजा राम और लीला हार मानने वालों में से नहीं थे। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर वरुण का सामना करते हैं और आखिरकार उसे हरा देते हैं। इसके बाद पता चलता है कि लीला ने पहले ही फैसला कर लिया था कि वह 100 रुपये का नोट कभी किसी के हाथ नहीं लगने देगी। इसलिए बालू ने इब्राहिम के सामने ही उस नोट को जला दिया था। वह नोट जलते ही वरुण की 1000 करोड़ की पूरी डील खत्म हो जाती है और उसका सारा प्लान बर्बाद हो जाता है। आखिर में राजा राम वरुण को भी खत्म कर देता है और इस तरह एक आम दिखने वाला परिवार अपनी हिम्मत और एकता से एक बहुत बड़ी साजिश को रोक देता है। और इसी के साथ ब्लास्ट की ये जबरदस्त एक्शन और थ्रिल से भरी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं अगली कौन सी मूवी की कहानी देखना चाहते हैं। और ऐसी ही जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए ड्रीम स्नैप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आखिर तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।